नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चलें। आज पश्चिम बंगाल में हुगली में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री जमकर विपक्ष पर बरसे हैं और उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और पश्चिम बंग दिवस पर पीएम मोदी का ये बड़ा हमला रहा। कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी ने बर्बाद किया है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया और सभा में मौजूद लोगों से पीएम मोदी ने आह्वान किया है और संकल्प कहा कि लीजिए कि इतिहास की गलतियों को दोबारा ना दोहराएं और बंगाल का भविष्य उज्जवल है। राज्य देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर जोरदार हमला किया, जिसमें बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की पीएम मोदी की, आप देखिए, जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से या जिस तरह से बड़ी बातें कही जाती थी, लेकिन उसी पर आज उन्होंने पलटवार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली के तारकेश्वर से बड़ा हमला किया है। पश्चिम बंगाल दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस पर निशाना साधा गया। बंगाल की विरासत को नमन करते हुए विकास और बदलाव की बात कह दी। बताते चलें कि पीएम मोदी की तरफ से यहां पर आप देखिए कांग्रेस पर किस तरह से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि यहां उस कठिन समय में कांग्रेस ने मजबूती से खड़े होने की बजाय घुटने टेक दिए थे और कहा कि इतिहास में उन पलों को देश भूल नहीं सकता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव का नया दौर शुरू हो चुका है। आजादी के 79 वर्षों बाद पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है और इससे विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने बीजेपी को समर्थन देकर बदलाव का रास्ता चुना है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए किस तरह से यहाँ हुगली से अपना संबोधन दे रहे थे पीएम। और पश्चिम बंग दिवस पहली बार 74 वर्षों में आधिकारिक रूप से मनाया गया है और इसी मौके पर मंच पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी उनके साथ वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही बताते चले कि पश्चिम बंगाल की समृद्ध संस्कृति, इतिहास, हजारों वर्षों पुरानी विरासत को भी आज नमन किया गया। लेकिन बंगाल ने भारत को विचार, ज्ञान, साहित्य और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। बंगाल के कई महान व्यक्तियों को याद किया गया और कहा कि यहाँ घनश्याम दास बिड़ला जैसे लोगों ने बंगाल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। और साथ ही बताते चलें कि यहाँ बीजेपी की जीत के बाद राज्य में बदलाव साफ दिख रहा है। पीएम मोदी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई और अब बंगाल विकास, निवेश और भविष्य के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कुशासन वाली सरकारों ने राज्य को कई दशक पीछे धकेल दिया था। आरोप ये भी लगाया गया कि पहले जनता के संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा हो गया था, अब आम लोगों के अधिकार कमजोर पड़ गए थे और अब उस पर काम करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उन लोगों के अधिकारों को वापस लेकर उन्हीं लोगों को देने की कोशिश हो रही है जहाँ पर घुसपैठियों ने अपना कब्जा जमाया था। कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी पर आज जमकर निशाना यहाँ प्रधानमंत्री की तरफ से साधा गया, क्योंकि इन सभी दलों ने मिलकर बंगाल का नुकसान किया है, बंगाल को नुकसान पहुंचाया और लोगों से आह्वान किया गया कि संकल्प लीजिए, इतिहास की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे और बंगाल का भविष्य उज्जवल है और राज्य देश के विकास में बड़ी अहम भूमिका निभाने को तैयार है। यानी कि कई वर्ष लग गए इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए और अब यहाँ पर 79 सालों में पहली बार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनी है। अब विपक्ष पर पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया गया और जनता से अपील की गई कि इस पूरे संकल्प को लेने की जरूरत है कि दोबारा से ये लोग वापस सत्ता में ना आने पाएं, क्योंकि इन्होंने यहाँ काफी नुकसान जनता का किया है। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी किस तरह से आप देखिए काम किया, उसको भी गिनवाने की कोशिश हुई। और पश्चिम बंग दिवस मनाने का जो ये बड़ा फैसला लिया गया है, इसमें आप देखिए हर वर्ष ये समारोह बनाने की बात होती थी, लेकिन इस वर्ष समारोह का जो थीम रखा गया, पश्चिम बंगाल विरासत, सद्भाव और विकास, इसका थीम रखा गया है और उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने आज विपक्षी पार्टियों को घेर दिया। की ओर बढ़ जाते हैं। योगेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मनोज जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। आज पीएम ने जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया है, उन्होंने कहा कि बंगाल का पूरी तरह से नुकसान कर दिया था इन तमाम दलों ने और वापिस लाने का आप दोबारा से मत सोचिए। सही बात है। जब से पहली बार जो है प्रधानमंत्री जी बंगाल गए थे और जब से भारतीय जनता पार्टी की
बंगाल में जीत हुई है। और स्वाभाविक है कि जिस तरह से इलेक्शन के समय अपोजिशन पे टारगेट किया गया था, उसी ढंग से जो है अभी भी जो है ऐसा लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी जी चुनावी मुद्दे पे भी तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी लगभग 20 स्टेट में है, तो अब जितने भी स्टेट में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, अब हर जगह जो है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डेवलप करे। जैसे बिहार में भी इलेक्शन के समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रोमिसेस किए थे और उड़ीसा में भी किए थे, राजस्थान में भी हम लोग देख ही रहे हैं, उत्तर हम्म। प्रदेश में पिछले 10 साल से सरकार है, हरियाणा में भी है। बहुत से मैक्सिमम स्टेट में तो भारतीय जनता पार्टी है। अब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप का एक दायित्व है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर स्टेट में लाए, जहाँ-जहाँ पे एटलीस्ट सरकार हो, और ताकि लोगों को रोज़गार का जो एक इश्यू है उसको एड्रेस कर सके। बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कॉलेजेस की स्थिति बहुत ख़राब है। तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो, एजुकेशन का स्तर बढ़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने मुद्दे इलेक्शन के समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया है, अब उनको एड्रेस अब किस तरह से करेंगे, कितना टाइम लेंगे? अगर टाइम बॉन्ड में अगर एड्रेस किया जाए, हम्म। 5 साल, 4 साल में अगर एक टारगेट रख कर के किया जाए, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, तो स्वाभाविक है कि एक्सपेक्टेशन जो है ज़रूर फुलफ़िल होना चाहिए लोगों का। ठीक क्योंकि है। लोग जो है बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेशन था सरकार से हम्म। कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के अगर काम करें कि तो जो भी इश्यूज़ है, उसको एड्रेस किया जाएगा। योगेश जी, वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपने इतनी तमाम बातें रख दी सामने और विपक्ष पर निशाना साध दिया, लेकिन आपको भी काम करने की अभी और ज़रूरत है, क्योंकि जो आप संकल्प लेकर आए थे, लोगों को रोज़गार देने का, आर्थिक ढांचे को मजबूत करने का, फिर नई यहाँ फैक्ट्रीज लगाने का, ये तमाम वादे आपकी तरफ से किए गए थे, तो इस पर आप लोगों को अभी काम करने की ज़रूरत है। जी देखिए, बिल्कुल ज़रूरत है। और जिस तरह की बंगाल की जनता आज खुद से सवाल पूछ रही है कि टीएमसी जब सत्ता में आई थी तो एक बदलाव के नाम को लेकर के सत्ता में आई थी, तो वो ब्रजेश यादव हमारे जानना साथ चाहती जुड़ है गए क्या हैं, उसका कांग्रेस से लाभ। प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत ब्रजेश जी, बोलिए अभी योगेश जी। जी, तो क्या लाभ उसको मिला जनता को जो टीएमसी बदलाव के नाम पर सत्ता में आई थी, हम्म। और उनके आने के बाद इतने घोटाले हुए कि जिसको उन्होंने फुल टाइम बिजनेस बना लिया। तो मुझे लगता है कि वो दौर अब खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का जो दौर शुरू हुआ है हम्म। उसमें विकास की जो लहर है वो आगे चल करके वहां के लोगों को जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए, जिस वो हक से वो वंचित रह गए टीएमसी सरकार में, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी उनको जरूर दिलाएगी। जी। ब्रजेश जी, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के हक आप लोग पूरा नहीं कर पाए थे, उन लोगों को अब हक देने की बात हो रही है। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस या फिर कांग्रेस को घेर रहे हैं, पूरे देश की बात आज प्रधानमंत्री ने कर दी है, चाहे वो हुगली से अपना संबोधन दे रहे थे। ब्रजेश जी, आवाज आ रही है क्या? मनोज जी, इस पर जवाब दीजिए प्लीज। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कांग्रेस ने तो पूरी तरह से देश को बर्बाद कर दिया। जब फैसला लेने की यहाँ समय आया तो उस वक्त उन्होंने वहां से। चलें ब्रजेश जी, दीजिए जवाब। आ गए ब्रजेश अब जी, आ ऐसा गए। ठीक है मनोज जी, एक सेकेंड दीजिए जवाब। देखिए, हम्म। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप हमेशा से रहा है कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। देखिए, जनता ने आपको चुना है, आपको दूसरी पार्टियों को कोसने के लिए नहीं चुना है, आपको जनता ने चुना है विकास के लिए। हम्म। आप लोग हर राज्यों में जाते हैं और झूठ बोलते हैं, ये देश की जनता से छुपा नहीं। पूरे देश की जनता यह देखती है कि कहीं दो, हर घर में दो रोजगार देने का वादा करते हैं, तो कहीं 500 रुपए में गैस सिलेंडर, तो कहीं बिजली फ्री देने, 300 यूनिट फ्री देने की बात करते हैं, जबकि कई राज्यों में इनका सरकार है, ऐसा कुछ कहीं पर भी जनता को लाभ नहीं मिलता है। हम्म। तो देखिए, ये झूठ से सत्ता चलाते हैं और झूठ से ही सत्ता चलाते चले आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सफाई देने के लिए तो कुछ रह नहीं गया है, हम्म। बस एक ही विकल्प है और एक ही सहारा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं।
अब चुनाव कैसे जीत रहे हैं ये भी देश की जनता देख रही है। लोकतंत्र और संविधान में चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं, कैसे नहीं जीते जा रहे हैं, ये देश से छुपा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। रही बात कुछ समय की, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ समय में ही, कैसे जीते जा अब रहे हैं ज्यादा दिन ब्रजेश नहीं जी? लगेगा कि जनता इनको अच्छा सबक सिखाएगी और वापस भेज देगी। ब्रजेश जी, ये इस अभी कैसे चुनाव जीते जा रहे हैं? ब्रजेश जी, देखिए, मैं आपसे सवाल कर रही जिस हूँ, तरीके कैसे से चुनाव जीते जा सारी रहे हैं? संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा एसआईआर में, अभी आपने एसआईआर को देखा होगा, एसआईआर में बंगाल में आपने क्या देखा, वोट कार्ड दिए गए, उसके बाद क्या कि अगली बार मतदान कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक एक मत की कीमत होती है, हर एक इंसान को वोट डालने का अधिकार होता है और वोट कट जाना ये कोई छोटी चीज नहीं है लोकतंत्र में। मगर ऐसा देखा जा रहा है, देश इस बार देखा है कि जिस डीके तरीके शिव से कुमार चुनाव को जीते आपकी हारे तरफ जा से रहे हैं, मुख्यमंत्री बना या दिया जाता देश है, के लिए बहुत ही सुखविंदर सिंह सुक्खू दुर्भाग्यपूर्ण आपकी बात तरफ से मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद विजय की अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु के अंदर, कैसे जीत रहे हैं? मतलब फिर कैसे जीत रही हैं ऑपोजिशन देखिए पार्टियां, कैसे जीत रही हैं इंडिपेंडेंट लोग, कैसे देखिए जीत रहे हैं जो नई पार्टी लेकर आ रहे हैं, देखिए वो कैसे जीत रहे हैं फिर? देखिए, जो नई पार्टी आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, कोई माहौल नहीं है, वहां ये चीज होना स्वाभाविक है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत सफाई से काम करती है। मैंने आपके ही डिबेट में कई बार ये कहा है, और मैं आपके माध्यम से, और यहाँ बीजेपी प्रवक्ता हैं और आप राजनीतिक विश्लेषण है, सबके सामने ये मांग करता हूं कि अगर चुनाव प्रक्रिया बड़ी अच्छी है और हर एक चीज सही है, तो ये वोट जो भी मताधिकार मत को करने जाएगा, उसका पहले आधार से फिंगरप्रिंट मैच कराया जाए। देश में यह प्रक्रिया लागू की जाए, जिससे ईवीएम वोट डालने से पहले ही फिंगरप्रिंट मिलान हो, जिससे ये पता रहे दोनों की गिनती होनी चाहिए, ईवीएम में कितने वोट पड़ मनोज रहे जी, हैं और वो कह रहे हैं फिंगरप्रिंट कि इस जितने बार अगर लगेंगे। चुनाव हो ना, इससे क्या होगा, तो फिर आधार पारदर्शिता कार्ड के बढ़ेगी। साथ जो तो फिंगरप्रिंट लागू अटैच करना करने की चाहिए। बात कर रहे हैं, और फिंगरप्रिंट पहले लगाइए फिर वोट डलवाइए, फिर वो कह रहे हैं कि मिलान होना चाहिए, इस तरह से वोट करवाइए, वो कह रहे हैं। ओपोजिशन को सिर्फ जिस तरह से अगर उनके पास नहीं, कुछ ये मुद्दा है तो सरकार उसको डिसाइड करेगी लेके कि आते इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा? पहले तो ये सवाल है, क्योंकि सरकार और पक्ष और तो विपक्ष की क्या वहां पर बातचीत सुनी जा सकती है, लेकिन फैसला किसका होगा? इलेक्शन कमीशन का होगा या फिर पक्ष और विपक्ष का? नहीं, वो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही वो डिसाइड करेंगे। और जो भी प्रपोजल्स, जो भी मोमेंटम अगर इलेक्शन दिया जाता है तो उस पर जरूर कंसिडर करते हैं, टीम बुला करके और एक कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। और स्वाभाविक है कि जो उनको लगेगा कि एग्जीक्यूट इफेक्टिवली किया जा सके, ट्रांसपेरेंट वे में किया जा सके, तो उसको ज़रूर लागू किया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अपोजिशन का सरकार, मान लीजिए कांग्रेस की 4-5 जगह पे भी सरकार है, तो एक मॉडल जो गवर्नेंस का जो मॉडल होना चाहिए, शायद वो एक डिफरेंट वे में नहीं दिख रहा है। इसलिए लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि कुछ डिफरेंट वे में जो है कांग्रेस की भी सरकार नहीं हो रही है, जिसके कारण कांग्रेस को वोट दें या ना दें उतना क्या फर्क पड़ता है। या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का भी जब गवर्नमेंट उसी तरह से चलेगा जिस तरह से नॉर्मली चल रहा है, तो इसलिए लोगों में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिफरेंट गवर्नेंस नीति जो है अपोजिशन को अपने स्टेट में ज़रूर लाना चाहिए। सिर्फ अपोजिशन करना और सत्ता के जो योगेश जी, वो कह सत्ता रहे हैं में कि जो लोग हैं डिफरेंट उनके खिलाफ गवर्नमेंट सिर्फ नीति बोलना जो ये है वो लाने की ज़रूरत है, चाहे वो पक्ष है विपक्ष है। ये कांग्रेस शुरू से ही कोई ना कोई आरोप लगाती आ रही है, क्योंकि ये इनकी गवर्नमेंट का फेलियर था। अब ये आरोप लगा रहे हैं, पहले बोलते थे कि बैलेट पेपर से कराना चाहिए, अब बोलते हैं कि फिंगरप्रिंट मैच कराना चाहिए। इनको खुद ही नहीं अंदाजा है कि किस तरह से इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको खुले तौर पे आर्य आमंत्रण दिया ब्रजेश था जी, एक कि सेकेंड। आइए, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी भेदभाव हो ब्रजेश जी सकता वेट है कीजिए एक या सेकेंड। छेड़खानी हो सकती है, तो आकर के आप उसमें चेक कीजिए। लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता यहाँ पे नहीं गया। फिर ये बात करते हैं जिन भी राज्यों में इनकी सरकार है, उस हिसाब से अगर ये बीजेपी सरकार पे सवाल उठाते हैं कि ये बिल्कुल फर्जी है, ये बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इस तरह से इनकी सरकार भी तो फेलियर है।
चलें ब्रिजेश इनकी जी जवाब सरकार में भी दीजिए। फेलियर होना वो कह रहे हैं चाहिए। कि आप लोग सिर्फ सवाल दागते हैं, लेकिन आपका भी तो देखिए फेलियर है, आपने देखिए अपने समय ये में भी कह तो रहे इसी हैं, तरह से काम किया है। इन्होंने बिल्कुल, इन्होंने बहुत जायज सवाल उठाया है और बहुत उचित शब्दों का प्रयोग किया है। मैं इनका इस बात का समर्थन करता हूं। इन्होंने कहा कि हम लोग कभी कभी बैलेट पेपर पे मांग करते हैं, कभी ये करते हैं। तो हम बैलेट पेपर की मांग तो आज 5 साल 10 सालों से कर रहे हैं। और पहले तो ईवीएम पर बैन, भारतीय जनता पार्टी भी ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, उसका विरोध किया था। तो मेरा सीधा सीधा एक कहना है कि हमारी सरकार ने ईवीएम लाया, ईवीएम को बदला गया। हमारी सरकार ने नोट ला ईवीएम को नहीं बदला गया, हमारी सरकार ने नोट लाया तो बदला गया। तो पारदर्शिता की जहां बात आती है, अगर आप जनता बैलेट से मांग कर रही है तो बैलेट से आपकी करा सरकार दीजिए। की अन्यथा जिम्मेदारी आप अगर इस रूल को अपनाते हैं तो इससे तो निष्पक्षता सरकार बढ़ेगी आपकी ना। थी 70 अगर साल से, फिंगरप्रिंट लगेगा तो आप एक चाहे वोट तो उसको फेल कर मतदान सकते हो थे। जाएगा, वो कहीं और वोट नहीं डाल पाएगा और दोनों की गिनती हो जाएगी। एसआईआर जो प्रक्रिया कराई गई है उससे अच्छा ये हो जाता। तो पारदर्शिता और निष्पक्षता की बात यहाँ हो रही है ना। चुनाव में पारदर्शिता आएगा कि नहीं आएगा? एक आदमी जब एक बार आधार से वोट डाल देगा तो वो कहीं और वोट नहीं डाल पाएगा। चले जो मनोज जी, बार बार तमाम मनोज जी, शिकायतें उठती हैं ये उस जो एक बड़ा शिकायतों का सुझाव यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, इस पर सोच लेना चाहिए एक बार, क्योंकि आधार के साथ लिंक कर कर अगर आप वोट डालते हैं, जिस तरह से ब्रजेश जी कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रही है कि पारदर्शी तरीके से वो काम कर रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जिन जगहों पर कांग्रेस की सरकार है तो कैसे आई, जहां जहां पर कांग्रेस के एमएलए जीत गए हैं वो कैसे जीत गए, लोकसभा के लोग जीत गए तो कैसे जीत गए, ये भी तो एक सवाल हो जाता है फिर। सही बात है। इसको इसको लेकर के जरूर जो है मंथन करना चाहिए विपक्षी में भी, कि जहाँ जीत जाते हैं, केरला में आपने जीता तो क्या ईवीएम वहाँ पे काम इफेक्टिवली किया? चाहे तमिलनाडु में ले लीजिए, चाहे हिमाचल प्रदेश में भी आपकी जीत हुई है, कर्नाटका में भी जीत हुई है, तो फिर क्या उस जगह पे ईवीएम ने इफेक्टिवली काम किया? या जहाँ पे आप हार जाते हैं, जहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हार जाती है, वहीं पे एलिगेशन लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे जो है ज़रूर थोड़ा एक मंथन करना चाहिए, और सभी पॉलिटिकल पार्टी से मिल करके बैठ करके ज़रूर इस पे वार्ता करना चाहिए। और जहाँ तक बैलेट पेपर की बात है, अभी हम लोगों ने देखा कि पंजाब में भी जो है लोकल लेवल का एक इलेक्शन था, तो यहाँ पे जो है बैलेट पेपर पे जो है इलेक्शन हुआ था। तो बैलेट पेपर, और जो एक एक बात और आपने बताया कि आधार कार्ड को भी जो है इम्प्रूव करना चाहिए, इसको लेकर के भी कुछ साल पहले जो है इलेक्शन कमीशन ये बात सोच रही थी कि जो है वोटर कार्ड को जो है आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, हालांकि वो एग्जीक्यूट आगे नहीं हो पाया। अब हो सकता है कि आने वाले समय में अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ अभी इंडिया तो इसके बारे जातीय में जरूर जनगणना को कंसिडर लेकर करे। भी तो काम शुरू हो चुका है। ब्रजेश जी, एक सवाल दाग दिया आज प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा आज़ादी के समय में यहाँ बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर कांग्रेस की तरफ से घुटने टेक दिए गए थे। तो आज अगर उन पलों को याद किया जाए तो भूल नहीं सकता है शख्स कोई भी। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है ब्रजेश जी। देखिए देखिए प्रधानमंत्री जी के पास जो शब्द है और जो भाषा है, मुझे नहीं लगता है, मैं देखिए राजनीतिक हैसियत से ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लगता ही नहीं है प्रधानमंत्री जी को उनके पद की गरिमा उनको पता है। वो अच्छा, जिस तरीके से देश में जो जो बातें ले आते हैं, वो जो देश के विकास से हटकर हमेशा होती है। इसमें तो कौन मैं सा ये विकास कहता से हूँ कि हटकर देश को बात हो रही गुमराह है? और भटकाने वाली राजनीति इसमें में ले गरिमा की जाकर बात के, कहाँ से आ गई है ब्रजेश देखिए जी? इसमें कौन सी अपनी लाइन से हटकर उन्होंने गरिमा बात की की है? बात तो वहां से आ गई जब वो, सुनिए, अभी बिहार में चुनाव हुआ, कनपट्टी पर कट्टा रख रहे थे, मंगलसूत्र भैंस की बात कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री हैं वो, उनको तो हर समय सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं क्या योगेश जी नहीं बोल जवाब रहे हैं। दीजिए। वो कह तो रहे हैं कि एक ही पीएम जगह का को। बयान उनका नहीं मैं मैच करके बात कर रहा हूँ। ठीक है योगेश जी, जवाब दीजिए इस ये पर। कांग्रेस के पास इस तरह का जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से वो आरोप लगाती है। अब ये लोग ये मर्यादा भूल चुके हैं जवाब क्यों कि नहीं होता है भाई प्रधानमंत्री साहब? एक पद है, आप इस बताएं, पे आप आरोप नहीं लगा आप सकते बता हैं। रहे हैं जवाब नहीं उनको है तो अच्छे से बताइए पता ना, है कि इनको आपके वोट पास दिए जवाब जाना है है। तो। और जिस भी राज्य में जितनी भी सरकार है उसमें विकास का काम हो रहा है, चाहे वो दिल्ली ले लीजिए चाहे वो यूपी ले लीजिए। अब बारी बंगाल की है।
जिस तरह के वहां हर के जगह तो लोगों लोग को सड़कों परेशान पर किया है, गया, हर जगह तो लोग बीजेपी सड़कों पर है। कार्यकर्ताओं को अभी आप देख लीजिएगा, भगाया गया। उसके कच्चे तेल में का रेट गिरा, डीजल प्रधानमंत्री पेट्रोल क्यों मोदी नहीं जी ने घटाया जो आपने? आज कच्चे भाषण तेल का दिया, दाम गिरा कि नहीं गिरा? सही था। आप डीजल पेट्रोल का दाम क्यों नहीं दशक घटा में रहे जो हैं? कांग्रेस जनता की से लूट सरकार क्यों कर थी, रहे हैं अभी आप? 47 के मनोज बाद जी, आपके पास उस जवाब है तो मनोज दौर जी, में प्रधानमंत्री की तरफ से तो ये भी कहा वहाँ गया पे कि जो राशन कार्ड घुसपैठियों की तरफ से जमीनों को उसके बारे कब्जाया में गया ये था, बात नहीं ठीक है करेंगे। योगेश जी, हो गया, जितनी भी जमीनों को कब्जाया गया था पश्चिम बंगाल के अंदर वो छुड़ा रहे हैं, अब आम लोगों को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, तो क्या नहीं दिए जा रहे हैं? क्या ग्राउंड पर काम नहीं हो पा रहा है? क्या कोई बदलाव नहीं है क्या वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर? अब ऐसा लग रहा है कि अब एग्जीक्यूशन का समय आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार है। आपने जो जो बोला और अभी जो भी बोल रहे हैं आप, उसको इफेक्टिवली आप कैसे लोगों में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, और एग्जीक्यूशन के आधार पे ही हो सकता है। अब वो नहीं रहा। अगर बांग्लादेशी हैं वहाँ पे तो आप निकालिए, आप आपके पास सरकार है, स्टेट पे भी है, सेंटर में भी है। आप जो अगर कोई क्रॉस करता है, ये सब भी है वहाँ पे बॉर्डर पे, तो अब तो क्रॉस नहीं होगा, होना चाहिए जिस तरह से लोगों को प्रोमिस किया गया इलेक्शन के दौरान। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी अब हालांकि फिर से स्टेटमेंट दे दिए। अब आने वाले समय में फिर से जब आएंगे, जब भी वो बंगाल जाएंगे वहाँ पे अब बताएंगे कि अब क्या क्या एग्जीक्यूशन हुआ और क्या क्या स्कीम से जो है लोगों को फायदा हो रहा है। आने वाले समय में हमको लगता है कि अब सुनने को मिलेगी। चलें ब्रजेश जी, वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन तो दिख रही है ग्राउंड पर, और आने वाले समय में तो और बदलाव आपको दिखेगा। ब्रजेश जी, देखिए, बदलाव बदलाव तो हर जगह दिख रहा है। हम तो उत्तर प्रदेश में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, यहाँ देख रहे हैं। तो बदलाव तो हर जगह होना है, और बदलाव प्रकृति का नियम होता है, बदलाव होना भी चाहिए। जनता आपको अगर चुनती है तो बदलाव के लिए ही चुनती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा सीधा सीधा जो आज जनता के असल मूल मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बात ना करके देश को जो गुमराह करती है, ये सोचने की बात हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं, मैंने इनसे सवाल पूछा कि कच्चे तेल का दाम गिर गया, डीजल पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? अब आपने ही तो कहा था कि डीजल कच्चे तेल के दाम भाग रहे हैं, इसलिए हम डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। तो अब घटा क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि इनको तो लूटने की फितरत है इनकी। देश की चलें जनता का योगेश जी, जेब पर डाका डालने की वो कह आदत रहे हैं कि बनी एक तो हुई है। आप लोगों को ये बांटने की हर कोशिश कर रहे तरीके हैं, से दूसरा तेल के दाम क्यों नहीं गिर रहे हैं? ये तेल के दाम के बारे में अब ये बात करने लगे, कभी बैलेट पेपर पे आ जाते हैं। इनके पास रह दे के दो चार मुद्दे ही हैं जो खड़ा करते हैं। देश की आज की जो स्थिति है उसके बारे में जब बात प्रधानमंत्री करते हैं तो ये बात घुमा करके विकास की ओर चले जाते हैं, मुद्दों की बात करने लगते हैं। बात अगर तेल की बात आप कर रहे हैं तो आपकी सरकार में ₹7.5 एक दिन में बढ़ा था, तब आपकी सरकार कहां चली गई थी? आज जो कच्चे तेल के भाव जो चल रहे हैं उसको देखते हुए सरकार उस पे काम कर रही है, अब और हमारी आने सरकार वाले में समय में ₹7.5 बढ़ा उसको था। कम किया तो जाएगा। आप एक काम करिए कि आप डीजल पेट्रोल के दाम और बढ़ा करके देश की जनता से लूटिए, बताइए कि कांग्रेस की सरकार में ₹7 बढ़ा था, इसलिए हम और पैसा आपसे लेंगे और महंगा डीजल पेट्रोल देंगे। तो आप यही करिए। आपको इसीलिए जनता ने चुना है, आपको आपको ग्लोबल इसीलिए इस कारण मार्केट से ही चुना है। में जी शायद आपको अंदाजा नहीं है 16 बार कि किस एक्साइज तरह की ड्यूटी आप वॉर लोगों ने चल रही बढ़ाया है है, और किस तरह की इसलिए सिचुएशन आप चल लोगों ने रही है। लगाया है। ये देश की भारतीय जनता को आपदा की तरफ आपने धकेला है। महंगाई से जनता जूझ रही है। आप मुद्दे पेपर को बढ़ाने लीक का से काम युवा कर रहे हैं। सड़कों पर ये था। कांग्रेस अब का आप सिर्फ एक ही खाद के ठीक लिए है, हो गया। धरने लगाएंगे। मुद्दे से आप बढ़ना योगेश जी, है बहुत बहुत खाद के लिए धन्यवाद। और देश ब्रजेश की जी, लगाएंगे। आपका जनता भी को धन्यवाद। लूटना मनोज है। जी, मैं आपका यही भी धन्यवाद। तो फिलहाल आज कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट की पार्टियों को लगातार जमकर प्रधानमंत्री ने घेरा है, जहां पर पश्चिम बंगाल में हुगली से उन्होंने अपना संबोधन दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी भी बहुत से काम अधर में लटके हुए हैं जो सरकार को करने की जरूरत है, और देश को बांटने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अंदर ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी जो इतने लंबे समय के बाद सरकार बीजेपी की बनी है, तो एक बड़ा अध्याय वहां पर लिखा जा रहा है। लोगों के अधिकार उन्हें दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।